इनसे मिलिए। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप आज सुनिए रंगमंच, टीवी और फिल्म कलाकार यशोधन बाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। यशोधन जी, विविध भारती के स्टूडियो में इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। जिस चीज को बचपन से मैंने सुनते सुनते शायद मैं बड़ा हो गया हूँ जी, अनजाने में, वो हर दिन सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो विविध भारती में सुनते आया हूँ, उस विविध भारती के स्टूडियो में आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, गर्व की बात है। और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को आपने एक मौका दिया, क्योंकि बाकी जगह मैंने देखा है कि जो पॉपुलर होता है उसके इंटरव्यूज होते हैं, मगर विविध भारती एक ऐसी हिंदुस्तान की चमत्कार है, ऐसी संस्था है समझिए, कि उन्होंने तजुर्बा देखते हुए शायद मुझे यहाँ बुला लिया है। बिल्कुल। बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए हम जानेंगे दोस्तों, यशोधन जी के बारे में ये बताना ज़रूरी है, जैसे इन्होंने जिक्र कर भी दिया कि बचपन से ही विविध भारती सुनते सुनते बड़े हुए, लेकिन ये एक्टिंग में यूं ही नहीं आ गए। यशोधन जी, जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले अपनी चर्चा जारी थी, हमने ये भी पाया है कि नेशनल लेवल पर आपने स्विमिंग और वाटर पोलो में कारनामे किए हैं। जी हाँ। वो क्या जिक्र है उसका? राजेंद्र जी, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर हमारे घर में कभी पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा या सबसे अहम नहीं थी जी। हालांकि शिक्षा और संस्कारों की अहमियत सबसे ज़्यादा थी। मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। बड़ी बहन एकेडमिक्स में अच्छी थी, बड़ा भाई भी एकेडमिक्स में अच्छा था, मगर मैं एकेडमिक्स में रुचि बहुत कम रखता था। तब मुझे बताया गया कि कुछ भी हो, आपको हर साल क्लियर करना है, बाकी कुछ भी करो। अब ये बाकी कुछ भी करो वो मैंने दिमाग में रख लिया और खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा जी। थिएटर करता रहा, और उस वजह से करते करते मैं 3 साल की उम्र में स्विमिंग सीखा हूँ। 9-10 साल का होते होते जब कॉम्पिटिटिव स्विमिंग बहुत अच्छी तरह करने लगा, तो वाटर पोलो का भी चस्का लग गया, क्योंकि उसी स्विमिंग पूल पे वाटर पोलो सीनियर लोग खेला करते थे। उनके साथ जब ज्वाइन हो गया तो 1982 एशियाड तक, हालांकि मैं एशियाड नहीं खेल पाया, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बढ़ावा मिलता है, स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उस जमाने में वो नहीं था। और घर की हालत ये नहीं थी कि मैं अपने बलबूते पे एशियाड रिप्रेजेंट करूं। सो मैंने अपने आप को अपना रास्ता मोड़ लिया और नौकरी की तरफ चला गया। ये आपने जो बात बताई कि स्पोर्ट्स में आपने शौक तो पूरा किया, लेकिन उसको प्रोफेशन नहीं बना पाए और नौकरी में चले गए, तो नौकरी में क्या किया आपने? दरअसल राजेंद्र जी, एक बहुत ही बड़ा वाकया है। एक महाराष्ट्र की बहुत बड़ी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, तो उनका एक ड्राइव चल रहा था कि हर एक गेम के नेशनल प्लेयर्स को वो रिक्रूट कर ले। तो मुझे भी बुलावा आ गया था, मैं गया था वहाँ, और क्या काम होगा, किस पोस्ट के लिए पूछने के बाद मुझे कहा गया कि ये क्लरिकल पोस्ट के लिए है। जी। मतलब है कि हर रोज वही काम 365 दिन, जो कि मेरा माइंडसेट नहीं है। तो मैं शाम को जब स्विमिंग पूल पे वापस आया तो जितने भी लोग मेरे साथ लड़के थे, उन्होंने ज्वाइन करने का वादा किया, तय किया था, और मैंने बोला मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो मुझे सब ने बहुत ही गालियां दी, डांटा कि तू समझता है क्या कर रहा है, कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आते हुए भी ना कर रहा। तब मेरा दिमागी एक बहुत ही क्लियर फंडा था कि हर रोज वही काम होगा तो मैं बोर हो जाऊंगा और मैं अच्छे ढंग से कर नहीं पाऊंगा। अगर पैसे के लिए आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, 100% देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, जो कि मेरे घर का संस्कार भी था। बात संस्कारों की है यशोधन जी आपने, तो देखिए संस्कार तो बचपन में ही पड़ जाते हैं, और आजकल तो एक बच्चों में एक इमिटेट करने की एक प्रवृत्ति होती है कुदरतन। तो आपने घर में किसी को पाया कि जो एक थिएटर से आप अचानक जुड़ गए, और ये जो एक्टिंग का या अभिनय का कीड़ा था, ये रंगमंच पर आपको किस तरह से खींच कर ले आया? दरअसल बात यह है कि हमारे घर में माहौल पूरा जो था वो एकेडमिक्स का था। मेरी माताजी जो थी वो एनसी केलकर की नाती होने के नाते लिटरेचर में थी जी, और मेरे पिताजी एक बहुत ही हार्डकोर टीचर रहे, जो कि साइंस और मैथ्स में
उस जमाने के बहुत ही माहिर शिक्षक कहलाते थे। तो बहुत डिसिप्लिन रहे होंगे। जी हाँ, माँ का प्यार और पिताजी का डिसिप्लिन, ये दोहरी जिम्मेदारी हम पर थी, और उसमें से निकलते निकलते जो भी आज मैं बनाऊं वो उसमें से बनाऊं। बिल्कुल दोस्तों, हम देख रहे हैं कि यशोधन जी इस उम्र में आते आते यानी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, उसके बावजूद इनकी फिटनेस वैसी की वैसी है। और हम चाहेंगे यशोधन जी अपनी उस बात को आप कंटिन्यू करके बांटिए कि रंगमंच पर आपका पहला कदम किस तरह से पड़ा। जब मैं कॉलेज में था तब पूना में एक बहुत ही अहम कंपटीशन हुआ करती है, पुरुषोत्तम करंडक, जो कि मराठी वन एक्ट प्ले की कंपटीशन है जी। और उसमें ऑब्वियसली हर एक कॉलेज हिस्सा लेता है। तो मैं मॉडर्न कॉलेज की तरफ से उसमें हिस्सा मैंने ले लिया, और वो मेरा रंगमंच पर पहला कदम था। और उस वक्त मुझे याद है कुछ 2001 सन 2001 करके कोई नॉस्ट्रेडेमस के थियरी पे बेस्ड वो वन एक्ट प्ले था। उसके बाद दिमाग ही आ गया कि नहीं यार, इसमें मजा आ रहा है। हर एक किरदार अलग अलग, उसको पढ़ने में, उसको एनैक्ट करने में कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जी, दिमाग लगाना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। तो मुझे चस्का लग गया। और जब मैं बंबई आया उस दौरान मेरा आखिरी एक शो था जो कि डॉक्टर श्रीराम लागू जी के साथ था, सोक्रेटिस थियरी पे बेस था, सूर्य पाहिलेला माणूस। तो उसमें मैं एक अल्कीबियाडिस करके सोक्रेटिस का फॉलोअर हुआ करते थे जी, उनका किरदार करता था। मगर उसके बाद जब मैं बंबई आ गया तो थिएटर के लिए, रिहर्सल के लिए जितना वक्त देना पड़ता है वो दे नहीं पा रहा हूँ जी। दुख है कि मैं थिएटर कर नहीं पा रहा हूँ, मगर वन एट ए टाइम, दैट हैज टू बी द प्रोफेशनल वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स। सूर्य पहलेला मानुस जो नाटक है, इसके काफी शोज भी किए हैं आपने लगातार। हाँ, तकरीबन 100 के ऊपर शोज हुए। हालांकि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप का थिएटर शो था, तो उसमें सिर्फ क्लास एज ए ऑडियंस हुआ करता था। इट वाज नॉट बेस्ड फॉर द मासेस। अच्छा, एक तिलक साहब पे एक नाटक था जिसमें 3 कैरेक्टर आपने निभाए थे, वो क्या बात? जी हाँ, वो बिल्कुल मैं बम्बई आने से पहले की बात आपने छेड़ी है। लोकमान्य तिलक करके एक सीरियल बनी थी जिसमें शुरुआती दौर पे मुझे बुलाया गया था एक किरदार जो कि लोकमान्य तिलक जी के बहुत ही करीबी थे, दादा साहब खापर्डे करके। तो उनका गेटअप मुझ पे ट्राई किया गया, वो बहुत ही सूट कर गया गेटअप मुझ पे, तो मुझे वो किरदार मिल गया। और उनकी तलाश जारी थी दूसरे 2 कैरेक्टर्स के लिए, स्वामी श्रद्धानंद और फिरोज शाह मेहता जी के लिए। जी जी। 3-4 दिन के लिए दादा साहब खापर्डे का शूट करने के बाद जो डायरेक्टर थे विनय दुमाले, उन्होंने कहा कि यार हम यशोधन पे क्यों नहीं ट्राई करते फिरोज शाह मेहता का गेटअप। यशोधन की हाइट भी अच्छी है, वैसे ही है, वो लैंकी है, फिट है। तो मुझ पे वो गेटअप उन्होंने ट्राई किया, वो सूट हो गया। वाह। और उस तरह से दूसरा किरदार भी मैंने किया जो फिरोज शाह मेहता का था, उसी सीरियल में। और एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की मैंने तकरीबन शुरुआती दौर में 10 फिल्में की थी 96-97 में, जी जी। जो कि डिप्लोमा फिल्म्स हुआ करती थी। उस दौरान जो पहली फिल्म मैंने की थी वो थी पुनः उत्थान, जो कि पाली लैंग्वेज की हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी। उसमें अभिनय किया था? हाँ, उसमें मुझे अभिनय करने का मौका मिला। तो थिएटर करते करते कैमरा टेक्निक, साउंड, ये सब जो टीवी कमर्शियल्स और फिल्म के लिए ज़रूरी सीख होती है, वो मुझे उन फिल्मों के दौरान अपने आप मिल गई। बिल्कुल, एक ट्रेनिंग हो गई। एक ट्रेनिंग हो गई। 10 फिल्में मैंने 1 साल में की। ये तो आपकी रंगमंच वाली बात हो गई। तो जब हिंदी में प्रवेश किया आपने और पाली की जो फिल्म की थी, उसके बाद हिंदी में सीरियल का एक सिलसिला भी चला था। तो सीरियल कौन कौन से किए और किस तरह से ये मिलते गए आपको? बाकायदा मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक सीरियल आता था जो कि जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है, 22 साल तक वो चला, और वो क्राइम बेस्ड सीरियल था। CID। CID, जी हाँ। CID में मैं अलग अलग किरदार 22 सालों से करता आया हूँ। और उसकी कास्टिंग बहुत अजीब तरीके से हुई थी। अच्छा। यानी कि मैं दूसरी एक नीना गुप्ता जी की सीरियल कर रहा था, वहां पर एक जो मेरा को आर्टिस्ट था उसने मुझे बोला कि अरे आप CID की ऑडिशन के लिए क्यों नहीं आते? जी। ठीक है, जब भी हो तो बोल। तो एक दिन मुझे निकलना था, दूसरे दिन से मुझे पूना में एक फिल्म मैंने की थी, दहावी फौज, जो कि मेरी पहली मराठी फिल्म थी, जो कि सुमित्रा भावे जी, जो कि बहुत ही माहिर डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उसका दूसरा शेड्यूल था, कंफर्म था, उसके लिए जाना था। और इस दोस्त का फोन आया, यशोधन 1:30 बजे तक पहुंच जाओ, आज ऑडिशन है। जी। मैंने सोचा चलो ठीक है।
ऑडिशन दे के वैसे ही पुणे निकल जाऊंगा। वहाँ पहुँचा, ऑडिशन सर ने ले ली और स्क्रिप्ट हाथ में थोप दी। स्क्रिप्ट में देखा तो ये आज रात के लिए है। मैं चौंक गया कि भाई मुझे तो जाना है अभी रात के लिए। सीन में एक रेफरेंस था कि जिसमें 2 दिन के बाद जंगल का कुछ एक सीक्वेंस था। तो मैंने ऑब्वियसली एसोसिएट डायरेक्टर से जाके पूछा कि मैम इसमें एक जंगल का सीन है, वो कब लेने वाले हैं? 2 दिन के बाद होगा। अब 2 दिन के बाद मेरी कमिटमेंट बनती थी पूना में, मैंने कंफर्म कर चुका था मैं। तो ये नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने मैम को बोल दिया कि ये मैम ये मैं नहीं कर पाऊंगा 2 दिन बाद जो है। आज तो करूंगा, सुबह 5 बजे तक करूंगा, 5 बजे भी निकलूं तो टाइम पे पहुंच जाऊंगा पूना। तो उन्होंने कहा कि बीपी सर से बात करो। अब बीपी सर का गुस्सा तो सबको पता था। बीपी सर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये सब जानते थे। अब जाके किस मुंह से मैं उनको कहूं कि आपने मुझे कास्ट किया है पर मैं नहीं कर सकता। मैं दुविधा में था कि क्या करे, मगर मेरे अंदर जो संस्कार है या जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसने मुझे ये कह दिया भाई तू बोल दे, चाहे सीआईडी हाथ से निकल भी जाए, मगर वहां अगर पूना में कमिटेड है तू तो यहाँ दूसरी कमिटमेंट ओवरलैप मत कर। इस विवेक ने मुझे एक ताकत दी। मैं बीपी सर के पास गया, बोला सर क्या है? सर वो 2 दिन के बाद जो शूट है मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर हाँ ना कुछ नहीं। मैं निकल आया, पूना पहुंचा, दूसरे दिन से 10 दिन लगातार शूट किया। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ दोबारा बम्बई आ गए। काम रोज का था नहीं, नया था मैं। सो घूमने के लिए यहीं बोरेवली में मैं नेशनल पार्क आया था वाइफ को लेके। तभी फोन बजा, न्यू फिल्म से बोल रहा हूं, क्या मैं यशोधन जी से बात कर रहा हूं? जी हाँ सर, कल से 5 दिन अगर आप फ्री हो तो सीआईडी के लिए रख दो। आदमी का बड़प्पन मुझे जो लगता है वो इस बात पे होता है कि वो पैसा कितना कमाता नहीं, उसकी नीति कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। बीपी सर ने ये जान लिया कि ये बंदा प्रोफेशनल है, ये कमिटमेंट तोड़ना नहीं चाहता। शायद इसीलिए उन्होंने 10-12 दिन के बाद जो एक किरदार था वो 5 दिन का था, हालांकि उसके लिए मुझे उन्होंने कास्ट कर दिया। वहां से चल पड़ी। सीरियल में सीआईडी के अलावा और कौन कौन से सीरियल जिनका जिक्र आप करना चाहेंगे? सीआईडी के साथ साथ मैं करता आया हूं, वो नीना गुप्ता जी का था सांस, उसके बाद नीना जी का ही था सिस्की करके था जी, जिसमें मनोहर सिंह, मैं, कमलजीत सर, ओहो, ऐसी कास्ट थी। मनोहर सिंह जी के साथ अच्छा मौका जी मिला। हाँ जी हाँ जी हाँ। और संयत पर्सनालिटी जिसे कहते हैं जी, वो थी। बहुत ही तजुर्बेदार थे, एक काफी तगड़ी पर्सनालिटी थी उनकी, हालांकि वो आज नहीं है हम में। उसी के साथ साथ जिस तरह से सीआईडी में एक टीम और इन्वेस्टिगेट करती है, उसी तरह डीडी नेशनल पे उस वक्त एक सीरियल आया करता था जिसका नाम था खाकी। उसमें टॉम अल्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। टॉम अल्टर जी जिनको मैंने बचपन से फिल्मों में देखा था, और उन्हीं के साथ खड़ा होकर काम करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। 4-5 दिन शूट करने के बाद उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी। वाकई के तौर पर अगर एक बात बताऊं तो वो सुनने वालों को भी बहुत अच्छी लगेगी शायद, या वो आत्मसात कर सकते हैं। 4-5 दिन हुए शूट करते करते थोड़ी सी जान पहचान बढ़ गई। तो मैंने टॉम जी से कहा कि सर मैं देख रहा हूँ कि हर रोज टैक्सी या ऑटो में से आते हो। आधा सवाल ही मैंने पूछा, उसके आगे का पूछा नहीं कि आपके पास इतने सालों से आप काम कर रहे हो, कार नहीं है, ये पूछा नहीं मैंने। इन्होंने बोल दिया यशोधन ये बंबई है, यहाँ कहीं भी किसी भी वक्त ट्रैफिक जैम लग सकता है। अगर आप अपनी गाड़ी में हो तो गाड़ी छोड़ के लोकेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच सकते। वाह, गाड़ी छोड़नी पड़ती है आप। क्या बात है। मैं ऑटो में चलता हूँ, जहां ट्रैफिक जाम लग जाता है ऑटो या टैक्सी छोड़ के 10 कदम आगे जाता हूँ, दूसरी ऑटो कर लेता हूँ, लोकेशन पे टाइम पे पहुंच जाता हूं। व्हाट ए आइडिया। बेहतरीन आइडिया थी जो कि मेरे दिमाग में रह गई, तो मैंने भी उसको अडॉप्ट किया बाद में। मगर हम भी उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट पक्का कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने सुना रंगमंच टीवी और फिल्म कलाकार यशोधन बाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। इसका दूसरा भाग आप सुन सकते हैं अगले हफ्ते इसी समय। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए